A very warm welcome to all the students of class 10. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhuapar, Badalganj. Today we are going to discuss chapter 1 life processes, topic ATP, that is adenosine triphosphate. तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा. रेस्पिरेशन क्या है? वो प्रोसेस जिससे कि हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और इसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है फूड सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए, और उसके बदले में क्या क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी. एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एटीपी आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड अ सेल. तो एटीपी में क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट होते हैं. ऐसे ही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी. ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का यूज़ किसको बनाने के लिए होता है, एटीपी को, जहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ज्वाइन करते हैं. एटीपी, ठीक है, ये क्या है, एक लो एनर्जी कंपोनेंट है. अगर एटीपी की बात करेंगे, 3 फॉस्फेट जुड़ने से एटीपी क्या है, एक हाई एनर्जी कंपोनेंट है. लेकिन 2 फॉस्फेट ग्रुप के साथ एडीपी क्या है, एक लो एनर्जी कंटेंट का सब्सटेंस है. प्लस फॉस्फेट एनर्जी जो कि रेस्पिरेशन से मिलती है, ये क्या जनरेट करता है, एटीपी, जो कि हाई एनर्जी कंपोनेंट है. दस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. यानी कि सेल पहले थोड़ा बहुत एनर्जी जो रेस्पिरेशन से मिलता है उसको, और उस सब्सटेंस को तोड़ने के बाद जो एनर्जी होता है वो एटीपी के फॉर्म में ही सेल के अंदर स्टोर होती है. व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी देन एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी. यानी जब भी सेल को कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी तो एटीपी की वो क्या करेगा, ब्रोक डाउन कर देगा, एटीपी को तोड़ देगा, और जो वाटर होगा उसको यूज करके एनर्जी को रिलीज कर देगा. तो एटीपी टूटता है किसमें, एडीपी में, प्लस फॉस्फेट में, प्लस एनर्जी जो कि सेल के लिए यूज होती है. द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज इन दिस प्रोसेस. एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. यानी कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है. और एटीपी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, उसी तरह एटीपी को क्या किस नाम से जानते हैं, एक और नाम है उसका, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो आज हम लोग सेकेंड टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है. तो जैसे हम लोगों को क्या चाहिए, जो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है, उससे हमारे बॉडी के कई लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे लोकोमोशन हो, चाहे ब्रीदिंग हो, चाहे कोई भी फिनोमेना जो भी हमारे बॉडी के अंदर होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो, उन सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी. सेम उसी पैटर्न में प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए अपनी कई लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. तो प्लांट्स भी क्या परफॉर्म करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है. और रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे ऐसा नहीं कि प्लांट्स का रेस्पिरेशन का प्रोसेस उल्टा है कि उन लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते, नहीं, वो फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना में होता है. रेस्पिरेशन भी प्लांट्स के अंदर उसी तरह होता है जैसे एनिमल्स में होता है, और उसमें भी वो लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और रिलीज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो नीड्स एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Gases enter the intercellular spaces inside the plants. इंटरसेलुलर क्या होता है, सेल के अंदर. इंटर और इंट्रासेलुलर 2 चीजें होती हैं. तो इंटरसेलुलर मतलब क्या होता है, सेल के अंदर. तो इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो गैसेस होती हैं
वो एंटर करती हैं, यानी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो वहां पे क्या होता है, गैसेस एंटर करती हैं और डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन प्लांट सेल के अंदर जाता है और जो रेस्पिरेशन होने के बाद जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो उसी इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू बाहर आ जाता है। O2 is utilized so more O2 diffuses into the plant। तो रेस्पिरेशन करने के लिए ज्यादातर यूज किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर कम होता है, इसलिए एनवायरमेंट से ऑक्सीजन कहाँ पे आता है, प्लांट सेल के अंदर। इससे पहले क्लास 9th में आप लोग ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ा होगा कि कंसंट्रेशन जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हम लोगों ने फेनोमेना पढ़ा है, तो वहां पे मूवमेंट कहाँ होती है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर आएगी। और क्योंकि CO2 जो है वो लगातार प्लांट्स बनाते रहते हैं, उसको यूज भी करते हैं पर कंटिन्यूसली उसको फॉर्म करते रहते हैं, तो इसीलिए CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो प्लांट सेल के अंदर ज्यादा रहती है। इसीलिए सेल के अंदर से वो लोग उसको कहाँ एलिमिनेट करते हैं, एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन जब प्लांट्स जो है वो CO2 जो बनाते हैं, अगर वो एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होती है तो भी क्या होता है, वो उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज कर लेते हैं। हाउ डू प्लांट्स गेट ऑक्सीजन? Plants get oxygen through diffusion. It occurs in the roots, stem and leaves of plant। तो diffusion की जो definition होगी वो आपको अगर याद होगी कि diffusion is the process in which substances move from the region of higher concentration to the region of lower concentration until they reach equilibrium। ठीक है, एग्जैक्ट डिफिनीशन यही होती है। तो प्लांट्स और कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं अपने बॉडी सरफेस से और एनवायरमेंट से जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसके थ्रू, वो स्किन के थ्रू अपने बॉडी के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन यही है कि कोई भी सेल है, जैसे प्लांट का ही सेल है, प्लांट के कई सेल्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है, तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो बाहर से कहाँ जाती है, अंदर की तरफ। इट ऑकर्स इन द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। तो अगर प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन की बात करें तो हम लोग के अंदर क्या है, रेस्पिरेशन का एक यूनिट है। जैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग के बॉडी के हर ऑर्गन जो है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट के अंदर कई ऑर्गन्स जो है वो रेस्पायर करते हैं। जैसे कि अगर जब प्लांट यंग स्टेज में रहते हैं तो उनके स्टेम्स के में भी ग्रीन जब स्टेम होती है, तना जिसको कहते हैं, जब वो ग्रीन होता है तो वहां पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसी तरह प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जो रूट्स होते हैं, रूट्स भी एयर और वाटर और चीजें अपने रूट हेयर के थ्रू, डिफ्यूजन के ही थ्रू वो बॉडी के हर सेल्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया डिफ्यूजन सप्लाई all the cells of the plants with as much oxygen as they need for respiration। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से, यानी प्लांट्स का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो डिफ्यूजन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है ताकि हर सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच जाए रेस्पिरेशन के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचते हैं कि अरे प्लांट्स तो इतने बड़े बड़े होते हैं तो पता नहीं डिफ्यूजन से हर सेल की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो पाती होगी कि नहीं, लेकिन वो पूरी हो जाती है। रेस्पिरेशन इन रूट्स, ऑक्सीजन ऑफ द सॉइल एयर डिफ्यूजेस थ्रू रूट हेयर्स एंड रीचेस ऑल इंटरनल सेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन। यानी हम लोग को पता है रूट के पास माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको रूट हेयर कहते हैं, और सॉइल के अंदर भी एयर होता है। तो ये जो सॉइल के अंदर वाला जो एयर है ये डिफ्यूजन के ही थ्रू रूट हेयर से होते हुए सेल, जो प्लांट के इंटरनल सेल्स होते हैं, वहां तक पहुंचते हैं रेस्पिरेशन के लिए।
और उसके बदले में जो प्लांट्स के सेल्स CO2 प्रोड्यूस करते हैं वो उसी तरह रूट हेयर से ही वापस प्लांट से रूट हेयर के थ्रू वापस से वो एनवायरमेंट में डिफ्यूज होते हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन से O2 जाता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से CO2 जो है वो बाहर निकलता है। If waterlogging conditions prevail in soil for longer period, it may create deficiency of oxygen in the soil. तो अगर कोई पूछे कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा वाटर, जैसे पानी जब बरसता है तो अगर जो पानी है वो जम जाए, कीचड़ जैसा हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग के टाइम पे क्या होता है कि रूट हेयर्स जो है वो पानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन आ जाती है। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में क्या होता है? जो प्लांट सेल्स का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है वो भी कम हो जाता है, और इसीलिए प्लांट्स क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। कहाँ पे? उस जगह अगर जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग होता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि प्लांट जो पानी आसपास जमा नहीं होने देना चाहिए, थोड़ा सा रास्ता बना देना चाहिए ताकि वो परकोलेट करके अर्थ के अंदर चला जाए। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। द स्टेम्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स हैव स्टोमेटा, यानी कि जब प्लांट जो यंग स्टेज में रहता है, अभी बताया, तो उसके स्टेम्स के पास भी क्या होता है? स्टोमेटा होता है। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस थ्रू स्टोमेटा ऑफ स्टेम एंड CO2 प्रोड्यूस कम्स आउट थ्रू दिस ओनली, यानी कि जो स्टेम्स के पास जो स्टोमेटा होता है, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू उस सेल्स के अंदर चला जाता है, और सेल्स के में जब रेस्पिरेशन हो जाता है तो जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो उसी रास्ते से वापस एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। In woody stems, there are certain openings or pores called as lenticles. These are slightly raised and have loosely arranged cells which allow the diffused gases to pass through them. तो यंग ग्रीन स्टेम्स के अंदर तो इस तरीके से रेस्पिरेशन हो गया, लेकिन वुडी प्लांट्स का क्या? वुडी प्लांट्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता होगा? क्योंकि हम लोग को पता है कि जब वुडी हो जाते हैं प्लांट्स तो बार्क क्या होते हैं? बार्क डेड टिश्यू होता है, उसके अंदर लिविंग सेल्स नहीं होते हैं, तो डेड टिश्यू के थ्रू डिफ्यूजन कैसे होगा? तो अगर आपने प्लांट्स को ध्यान से देखा होगा तो उस पर स्लाइटली आपको रेज्ड सरफेस दिखाई देगा, यानी कि ऐसे ये छोटे छोटे ऐसे सरफेस दिखाई देंगे, पूरे ये बार्क के ऊपर ऐसे ही बने रहते हैं ये छोटे छोटे सरफेस स्लाइटली। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं लूजली, ठीक है, लूजली अरेंज सेल होते हैं, और सॉरी पैरेन्काइमा नहीं लेकिन लूजली अरेंज सेल्स होते हैं। और ये लूजली अरेंज सेल्स की वजह से ही क्या होता है? जो एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन होता है वो एयर के थ्रू डिफ्यूज होके प्लांट सेल के अंदर जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट वहां पे बनता है वो प्लांट सेल से बाहर आ जाता है, ठीक है, लेंटिकल्स से होते हुए। रेस्पिरेशन इन लीव्स। स्टोमेटा और ओपनिंग्स जनरली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि अगर आपने ये देखा होगा तो ये जो लीव्स होती हैं तो ये तो इसका अपर पोर्शन हो गया। यहाँ पे हम लोग 2D ही बना सकते हैं, 3D नहीं, लेकिन इमेजिन करते हैं कि ये अगर लीफ है तो ये उसका अगर अपर सरफेस है तो उसका लोअर सरफेस ये होगा, या अपर ये है तो लोअर यहाँ हो गया। तो ये जो सरफेस है यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं? गैसियस एक्सचेंज में। द ऑक्सीजन एंड CO2 प्रोड्यूस इन द लीव्स डिफ्यूजेस इन एंड आउट थ्रू द स्टोमेटा, यानी कि चाहे लीव्स के अंदर बाहर एयर से ऑक्सीजन अंदर आ रहा है या फिर CO2 जो प्रोड्यूस होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही अंदर बाहर आता जाता है। At night time when there is no photosynthesis, O2 from air diffuses into leaves through stomata. तो दिन भर तो क्या होता है कि जो CO2 प्रोड्यूस होता है और कुछ O2 होता है जो प्रोड्यूस, O2 तो फोटोसिंथेसिस में जो रिलीज होता है वो एनवायरमेंट में ही रिलीज कर देता है, कुछ O2 को रेस्पिरेशन के लिए रखा जाता है। लेकिन जब रात होती है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है एयर के अंदर वो प्लांट्स के अंदर डिफ्यूज होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, सजेशन दिया जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि
पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। Plant respire all the time whether it is dark or light. They photosynthesize only when they are in the light. तो रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी जस्ट लाइक एनिमल्स दिन भर चलता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। बस फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब तक लाइट रहेगा तब तक फोटोसिंथेसिस होगा, डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो दिन भर चलता है। इन लोअर प्लांट्स एंड ऑल्सो प्रोटोजोआ, exchange of gases takes place through the general body surface as they are not highly modified or specialized. तो लोअर प्लांट्स की बात कर ले, इसके अलावा प्रोटोजोआ की बात कर ले, तो इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, इनका जो बॉडी सरफेस होता है, जो सेल होता है, वही क्या होता है, वही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और CO2 जो है वो रिलीज करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड यूनिट नहीं होती है इनके सेल के अंदर। Also the body surface allow the diffusion of gases. तो बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या होता है, गैसेस जो होती है वो डिफ्यूज करती हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स आर, अलग अलग मोड से अलग अलग एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, प्लानेरिया, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही थ्रू। ठीक है, जो एनिमल सेल्स की हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एनिमल सेल्स क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर फिर भी सेल वॉल होती है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। अर्थवर्म किससे रेस्पायर करता है, स्किन से। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स, इनके पास गिल होता है रेस्पिरेशन करने के लिए। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर, कॉकरोच, इनके पास होता है स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकिया। लैंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन, बर्ड्स कैसे रेस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू। Respiratory organ have a large surface area to get enough oxygen. तो रेस्पिरेटरी यूनिट होने का फायदा क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो उनका सरफेस एरिया क्योंकि बड़ा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनफ ऑक्सीजन अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका जो वॉल होता है वो जैसे एपिडर्मल लेयर का बना रहता है, बहुत पतला सा वॉल होता है। अगर बहुत ज़्यादा थिक वॉल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, सेल्स जो है वो कड़ी होंगी तो वो इजीली गैसेस को इन एंड आउट मूव नहीं करने देंगी। और बिल्कुल पतली सी एपिडर्मल की लेयर होगी तो क्या होगी, इजीली गैस जो है वो अंदर भी आएंगी और जो अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर भी चला जाएगा। Respiratory organs like skin, gills, lungs have a rich blood supply for transporting respiratory gases. हम लोग को ये पता है कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो ब्लड क्या है, ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज होता है। यानी कि जैसे हमारा ब्लड क्या होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो गैसेस होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू ही बॉडी के हर सेल्स को मिलते हैं। इसी तरह जब सेल्स जो है वो CO2 जो प्रोड्यूस करती है रेस्पिरेशन के होने के बाद, वो भी क्या है, वो वेस्ट गैस है भले ही, लेकिन वो भी ट्रैवल किसके थ्रू करता है, ब्लड से ही। तो जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो, जाए स्किन हो, जाए गिल्स हो, जाए लंग्स हो, अगर उनके पास रिच ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्योंकि ब्लड से ही ऑक्सीजन भी आता है और CO2 भी रिमूव होता है, तो रिच ब्लड सप्लाई होने का फायदा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अगर मतलब जैसे कि कभी ये क्वेश्चन आए कि लैंड एनिमल्स ज़्यादा तेज ब्रीथ करते हैं कि एक्वेटिक, तो हमेशा आंसर क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा ब्रीथ करते हैं। क्यों? क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो इतने इनफ अमाउंट में नहीं होता है कि वो उनकी नीड को पूरा कर सके, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इसीलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ करते हैं। और अगर इन कंपैरिजन करें जो लैंड
एनिमल्स होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, हम लोग के पास क्योंकि ब्रीदिंग हम लोग क्या करते हैं, नोज से करते हैं, इनहेल एक्सहेल, तो इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं एक बार ब्रीदिंग करने में, जिससे हमारा बॉडी का जो काम है वो चल जाता है। अगर वही हम लोग को डिजॉल्व ऑक्सीजन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन करना पड़ता है तो हम लोग के लिए तो वो बिल्कुल ही कभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। मतलब सेटिस्फैक्ट्री क्या कहा जाए, वो इतना अमाउंट में प्रेजेंट ही नहीं होता है कि ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन से हर एक सेल की ऑक्सीजन डिमांड को पूरी की जा सके। इसीलिए लोग जब अंडर वाटर डाइविंग करने जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं चला सकते हैं। रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। The amount of dissolved oxygen of water where amoeba lives is higher than the oxygen content of cytoplasm। यानी कि ये अमीबा का एनवायरमेंट है और ये अमीबा का साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन कम होगी और यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यानी कि बाहर एनवायरमेंट में वाटर में O2 ज़्यादा है, सेल के साइटोप्लाज्म में कम है, तभी डिफ्यूजन के थ्रू O2 क्या है, बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सेम इसी पैटर्न में क्या होगा कि जब ऑक्सीजन जो अंदर आया, जो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, उसके बाद जो CO2 प्रोड्यूस होगा, तो CO2 का कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में कम है, सेल के अंदर ज्यादा है, तो वो सेल के अंदर से कहाँ मूव करेगा, बाहर की तरफ। अब जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो अमीबा के सेल के अंदर जाता है, क्योंकि अब यूनिसेलुलर सेल है, कितना बड़ा होगा, और स्मॉल साइज होने की वजह से क्विकली जो ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब होता है, जो एंटर होता है बॉडी के अंदर, वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह CO2 भी जो है वो जितना प्रोड्यूस होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही सराउंडिंग वाटर में वो रिलीज कर देता है। ठीक है, ये गैसियस एक्सचेंज हो गया, ये न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, जो स्यूडोपोडिया के थ्रू ये बना के फूड को एनगल्फ कर लेता है, जिसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन इन लार्ज एनिमल्स। In unicellular animals, simple diffusion is sufficient for gaseous exchange, but in large animals, this process will take too much of time, so they have developed a blood circulatory system। अभी मैंने बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो सेल का साइज है वो बहुत छोटा है, तो थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन आ गया वो पूरे सेल में अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, वो उन लोग के लिए डिफ्यूजन वाले से ऑक्सीजन लेना सफिशिएंट है। लेकिन एनिमल्स की साइज क्योंकि बड़ी है, नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा होते हैं, तो अगर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अगर ऑक्सीजन आने लगा तो बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने में पता नहीं कितना लंबा समय लग जाएगा, और पता चला ऑक्सीजन के एब्सेंस में सेल क्या होने लगेंगी, मरने भी लग सकती हैं, या गलत तरीके के प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे, या लैक्टिक एसिड ही बनने लगा ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन में, तो ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। इसीलिए हम लोग के पास क्या एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसे क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड ही क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। ठीक है, वो पूरा चीज़ क्या करता है, सर्कुलेट करता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, हार्मोन्स हो, और कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, सब चीज़ ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। तो ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। The blood contains respiratory pigments, hemoglobin in earthworm, fish and mammals, and hemocyanins in mollusca and arthropoda। तो ब्लड के पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। जैसे कि अगर अर्थवॉर्म की बात कर लिया जाए, फिशेस की बात कर लिया जाए, मैमल्स की बात कर लिया जाए, जिनका भी ब्लड रेड कलर का होगा, उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीम होता है, हीम के अंदर क्या होता है, Fe आयरन, उसका कलर, और ग्लोबिन, और इसी वजह से उसका ब्लड क्या कलर का होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, और जिनके अंदर भी हीमोसाइनिन होता है, तो हीमोसाइनिन में जो ब्लड होता है वो किसका कलर का हो जाता है, वो ब्लू कलर का हो जाता है, क्योंकि उनके ब्लड में आयरन की जगह कॉपर होता है। ठीक है, तो जो भी आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा मतलब जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं
वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और जो मोलस्का होते हैं, तो जैसे जो भी शेल्ड शेल वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि वो होते हैं जिनको खाया जाता है, वो प्रॉन्स उस टाइप के कुछ, एग्जैक्टली अभी मुझे ये चीज़ याद नहीं आ रहा है, लेकिन मोलस्का वही होते हैं, मोलस्कन्स जिनका शेल बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो ये इन लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन नाम के क्या प्रेजेंट होता है, हीमोसाइनिन, या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है, उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। अर्थवॉर्म एक्सचेंज गैसेस थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन विच सर्व एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो अर्थवॉर्म, जिसको कि फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, जो कि हमारा बहुत चेक फ्रेंड है, सॉइल में वो क्या करता है, सॉइल को ही कंज्यूम करता है और उसी को एक्सक्रीटरी मटेरियल की तरह रिलीज भी करता है, जिससे कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं। तो ये अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करता है, कैसे रेस्पायर करता है, ये इसका स्किन ही क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज करता है, यानी स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करता है एनवायरमेंट से, और जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो स्किन सरफेस से ही रिलीज कर देता है। इन इंसेक्ट्स, ट्रैकिया सर्व्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच रीचेज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कॉकरोच हो गया, या फिर अदर जो इंसेक्ट्स हो गए, ग्रास हॉपर्स हो गए, ये सब ट्रैकिया या स्पाइरिकल्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो एनवायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इनके ट्रैकिया की रीच जो होती है वो पूरे बॉडी में होती है। स्पाइरिकल्स आर ओपनिंग लोकेटेड इन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी एंड इट हेल्प्स इन द intake and release of gases into the outer surrounding। लेटरल साइड बॉडी यानी कि इंसेक्ट, अगर जैसे ये इंसेक्ट है तो इसके जो नीचे वाला है यहाँ पे स्पाइरिकल्स होते हैं, और स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, बाहर से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और रिलीज करते हैं इनटू द आउटर सराउंडिंग। So in the next video we will complete respiration in fish and human beings, and the topic for the pre-med examination will be over, and from next we will do the revision of the chapter. So start studying the chapter. The moment I will finish the chapter, the next day I will take the test. Thanks for watching the video. Stay home safe.